दोनों मैच हुए और मैच की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था एट द रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सेम मिला। बात हम कर रहे हैं एक दूसरे मैच में जहां पर हांगकांग ने बहुत ही क्लिनिकली तरीके से सिंगापुर को यहाँ पर मात दी 8 विकेट से। वही इस मैच की बात करें तो यहाँ पर भी नेपाल को यहाँ पर जीत मिली एट द एंड, और एट द एंड काफी कंफर्टेबल वो जीत कहीं ना कहीं हो गई जहाँ तक चेस की बात यहाँ पर अगर हम की जाए तो रिजल्ट्स वही रहे जो हम सब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इन दो मैचेस से। एनालाइज शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक दो चीज़ जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा। आज जो है हम दोनों ने जो मैचेस जो है वो डिवाइड कर लिए थे। जी हाँ, आज मैचेस में डिवाइड कर लिए। मैं देख रहा था हांगकांग वाले मैच को और इंक्लूडिंग कमेंट्री में वहाँ पर सुन रहा था लगातार, और मैंने कहा कि नेपाल आप जो है नेपाल के मैचेस को लगातार देखिए और आपसे ओवर्स हो सके आप मैचेस देखिए और कमेंट्री वगैरह भी सुनिए। तो उस पर एक बात जरूर कहूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मुल्तानी ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली पहला मैच था, आज टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन उस साथ से प्रिपरेशन जैसी देखने को मिली वो आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ, जो रियल है जैसा हमें लगा एज अ व्यूअर वो आपको बता रहे हैं। डेफिनेटली साइड स्क्रीन में इश्यूज थे, उसके बाद बाउंड्री रोड्स पे कहीं ना कहीं दिक्कत थी, और जो हम कह सकते हैं आउटफील्ड जो था वो काफी ज्यादा स्लगिश था। यहाँ पर डेफिनेटली काफी ज्यादा फील्डर्स को दिक्कत हो रही थी यहाँ फील्डिंग वगैरह करने में। डेफिनेटली अभी और काम होना वहाँ पर बाकी है। जैसे कि लग रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम, डेफिनेटली अभी पहला मैच है, उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे चीजें बेहतर हो, लेकिन आज देखने में डेफिनेटली लगा नहीं कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम का कोई मैच वहां पर चल रहा है। तो पहले दिन की बात करें तो डेफिनेटली उतना ज्यादा हैप्पी नहीं है हम एज अ व्यूअर। हम बात कर रहे हैं मुल्तानी में जो हमने मैच देखा, जिस तरह का प्रेजेंटेशन था, जिस तरह की आप कह सकते हैं जिस तरह की तैयारियां थी वो इतनी खास लगी नहीं, खास करके मैच वन को देखा जाए तो। खैर ये बात होगी स्टेडियम की, लेकिन चलिए आप वक्त के साथ साथ ठीक करेंगे। पहला मैच है, ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही रहेगा, अगर खराब नहीं हो तो आपको पता कैसे चलता है आपको ठीक ठाक क्या करना है, तो अब आप उस पर काम करिए, बेहतर होता है। वैसे भी बड़े बड़े फुल मेंबर्स हैं, वो जब उनके पास इतना पैसा होता है फिर वो हेयर ड्रायर से पिच सुखाते हैं, तो आप तो फिर भी चलिए एस्टेट है, अपने बलबूते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद करेंगे कि आप पिचेस को बेहतर यहाँ पर जरूर करेंगे। तो खैर उसके बाद अगली एक और चीज आई है अंपायरिंग की। जी हाँ, आज मैं वो सब ट्वीट्स वगैरह ढूंढ रहा था लोगों के जो कह रहे थे इससे पहले क्वालीफायर प्लेऑफ में कि अंपायरिंग बड़ी खराब हुई है, अंपायरिंग ये हुई है वो हुई है। आज मुझे समझ नहीं आया कि आज वो सब ट्वीट्स वगैरह कहां चले गए, क्योंकि हांगकांग वाले मैच में पहले इनिंग में जब हांगकांग बॉलिंग करा रहा था बहुत सारे जो आउट थे वो नॉट आउट दे दिए गए। जी हाँ, ये आप स्क्रीन पर एक देखिए, ये एक हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यासिर मुर्तजा जब बॉलिंग करा रहे थे, ये देखिए बिल्कुल प्लम था, ये भी नॉट आउट दिया गया। उसके बाद अगली ही गेंद पर ऐसा ही प्लम था, फिर नॉट आउट दिया गया। उसके 3 ओवर बाद फिर से एलबीडब्ल्यू हुआ, वो तो हैरान हो गए बॉलर की इस बॉल पे आपने आउट कैसे नहीं दिया। और उससे पहले तीसरे ओवर में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हाल था। लगभग 4-5 क्लियर विजिबल आईज से समझ में आ रहा था कि ये प्लम है, लेकिन आउट्स नहीं दिए गए। तो मैंने तुरंत जाकर चेक किया, देखो भाई अब कोई खराब अंपायरिंग की बात कर रहा है या फिर नहीं, लेकिन नहीं बता रहा है। तो वही हमने कहा कि सब बाइसनेस के हिसाब से अंपायरिंग को दोष देते हैं। अगर आप किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी टीम को फेवर कर रहे हैं, उनका मैच देख रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ होता है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि नहीं खराब अंपायरिंग है, आपके फेवर में होता है तो वो सब ठीक होता है। तो वापस से ये क्लियर कर दिया। मैं देख रहा था आज भाई अंपायरिंग को लेकर कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्यों? क्योंकि आप उस साइड नहीं है जिस साइड सिंगापुर आज थी। खैर यहाँ बात करें अब अगले की, जिस साइड हांगकांग आज थी। एक और चीज कमेंटेटर की यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, बेहतरीन कमेंट्री मानना होगा। हांगकांग वर्सेस सिंगापुर वाले मैच में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर शायद सुदेश चौधरी सर थे, शमीम चौधरी सर थे सॉरी, और वहीं पर बात सुशांत हसन, ये दोनों वहां पर कमेंट्री करते। मैं उनका नाम जल्दी में पढ़ नहीं पाया, लेकिन उन दोनों जो कमेंट्री करी है आउटस्टैंडिंग कमेंट्री रही है, इतनी प्रोफेशनल कमेंट्री रही है, बहुत ज्यादा बेटर लगी मुझे उनकी कमेंट्री कंपेयर टू मैंने बाद में जाकर नेपाल के मैचेस की भी कमेंट्री सुनी, वहां पर मैच देखा, लेकिन डेफिनेटली बहुत बेहतर काम किया है सर आप दोनों ने। इतनी प्रोफेशनल कमेंट्री, और उनके कमेंट्री में लग रहा था कि हाँ आप अगर कोई बाहरी देश से हैं और आप किसी एशियन का मैच देखने के लिए आए हैं तो आपको एशियन प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा। ऐसे उनकी डिस्कशन चल रही थी, वो बता रहे थे सिंगापुर के प्लेयर्स किस तरह से आते हैं, क्या कैसा उनका रूटीन रहता है, कैसे वो क्रिकेट मैनेज करते हैं। बाबर हयात की उन्होंने एक स्टोरी बताई, उसका नजाकत खान की स्टोरी बताई, हांगकांग के कुछ पिछले क्वालिफायर्स की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिगर्स उन्होंने बताए। मजा आ गया बिल्कुल उनकी कमेंट्री सुन के, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री रही। और मैं पर्सनली भी जाकर उन्हें ट्विटर पे डेलीगेट की तरफ से थैंक यू जरूर कहूंगा कि बहुत ही शानदार कमेंट्री लगी है। चलिए अब आ जाते हैं इस पोस्ट मैच एनालिसिस की तरफ। एंड सबसे पहले
मलेशिया ने यहाँ टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और सबसे पहले यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा फेस बाय फेस उनका हाल क्या रहा, फिर चलते हैं एनालाइज शुरू करते हैं। नहीं जरूर, देखिए पहले फेस की बात करें 1 से 10 ओवर में तो 50 रन टीम ने बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं 11 से 40 ओवर में टीम ने 117 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। वहीं पर 41 to 50 यानी कि डेथ फेस में टीम ने 68 रन बनाए और 6 विकेट टीम के यहाँ गिर गए। इतनी बहुत ही खराब एंडिंग यहाँ पर मलेशिया की हुई और 235 पे 9 विकेट टीम ने गंवा दिए 50 ओवर के बाद। बिल्कुल, वहीं अगर बात करें डॉट बॉल्स की तो 149 डॉट बॉल्स यहाँ पर उन्होंने खेले। लगभग 25 ओवर उन्होंने डॉट बॉल निकाल दिए उस पिच पर जिस पिच पर काफी बेहतर बैटिंग यहाँ पर हो रही थी और काफी अच्छे स्कोर्स यहाँ पर बनने की उम्मीद है। बॉल भी अच्छे से बैट पर आ रही थी। अब यहाँ वैगन व्हील की यहाँ बात की जाए अगर तो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं मलेशिया की जो वैगन व्हील है वो कुछ इस तरीके का है। ऑफ साइड में 106 रन उन्होंने बनाए हैं, ऑन साइड में 112 रन किए हैं, कुल मिलाकर 23 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई है। एंड वैगन व्हील हम पूरा देख रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कौन से एरिया को थोड़ा और टारगेट किया जा सकता था? 30-40 रन वहां से निकाले जा सकते थे। नहीं ज़रूर, देखिए अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ या लॉन्ग ऑफ की तरफ, थोड़ा सा डीप कवर की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप रन देख सकते हैं, लेकिन रन फिर भी काफ़ी बेहतर निकाले हैं। और फाइन लेग में कोई रन निकालना नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है कि आप फाइन लेग में रन निकाल रहे हैं। वो T20 क्रिकेट में अच्छा लगता है या फिर आपको आखिरी के 5-6 ओवरों में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट चेस करना है, आपको 5 ओवर में 50 रन बनाने हैं तो आप कुछ बेहुदा शॉट खेलकर आप ऐसे करके पीछे आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन 8 रन आपको दिख रहा होगा कि शायद फाइन लेग की तरफ रन कम आए, ऐसा नहीं है। फाइन लेग की तरफ या तो बैट्समैन गलती करेगा तो आएंगे या फिर हाँ कट खेल लिया हल्का सा, कभी कभार ठीक है। लेकिन ये वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर का है तो मिड विकेट पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर के एरिया में आप कितना खेल रहे हैं, पॉइंट के एरिया में कितना, और सबसे बड़ी बात आप वी में कितना ज्यादा खेल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा खेला है मलेशिया के बल्लेबाजों ने, कवर एरिया में, वी में काफी रन बटोरे हैं उन्होंने और मिड विकेट में ही 50 रन तकरीबन आए हैं। तो ये बेहतर है कि आपने अपने आंखों के सामने काफी रन बनाए हैं बजाय पीछे सही रहता है। जब आपको 5 ओवर में 60-70 रन चाहिए तब आप कर सकते हैं, या गलती से कुछ रन आ गए थर्ड मैन की तरफ, फाइन लेग की तरफ तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बात होगी कि उन्होंने वैगन व्हील के हिसाब से किस तरह से रन्स किए हैं। अब वहाँ बैटिंग कंट्रीब्यूशन की यहाँ बात हम जरूर करेंगे। उसके पहले जो आपने एक चीज कही यहाँ पर वी में खेलने को लेकर, वहाँ काफी बेहतर रन्स किए और फाइन लेग में आपने कहा कि ये सब जो शॉट्स है T20 क्रिकेट में ज्यादा बेहतर लगते हैं। ये बिल्कुल सही आपने चीज कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैं कमेंट्री सुन रहा था आज हांगकांग सिंगापुर वाले मैच की, तो वहां पर जो समीम चौधरी सर है जब और उनके साथ जो हसन थे, उनके साथ जो कमेंटेटर, उन्होंने सुहास हसन, शायद यही उनका नाम था, मैं गलत ना हूं, सुहास हसन ये उनका नाम था, तो वो जब उनसे कह रहे थे कि बाबर हयात जो है वो वी में बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रांग है वी में। आप बहुत क्लोज भी लेकर चले तो भी वो बीच में से बाउंड्री निकाल सकते हैं, काफी बेहतर है। तो समीम चौधरी सर ने कहा कि नहीं ये तो बात है, बाबर ने काफी रन वहां पर निकाले, मैंने उनका काफी क्रिकेट देखा है। तब सुहास हसन ने उनसे कहा कि आजकल तो पीछे भी जो है वो वी काफी आजकल आप बैकवर्ड जो विकेट कीपर के पीछे को भी एरिया को भी काफी वी माना जाता है क्योंकि वहां पे खूब रन निकलते हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा वो T20 क्रिकेट में होता है, यहाँ रहने दीजिए। जिन्होंने हांगकांग वर्सेस सिंगापुर का मैच देखा है सीरियसली, वो फैंटेसी सटोरियो वालों के लिए नहीं, जिन्होंने सच में क्रिकेट देखा है और कमेंट्री सुनी है, उनको ये चीज पता होगी जब ये सर ने लाइन बोली थी तो वो आपके इस लाइन को बिल्कुल कंक्लूड करती है। बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें, नहीं जरूर, देखिए बैटिंग कंट्रीब्यूशन में शानदार आज कहना होगा दो प्लेयरों की सिर्फ बल्लेबाजी रही है मलेशिया के लिए, अदरवाइज कि कोई प्लेयर स्टैंडर्ड पे खरा भी नहीं उतर पाया है। हम बात करें विरनदीप सिंह और अहमद फैज, कप्तानी इनिंग वाकई में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं। अहमद फैज आए, पिच पर आए, जल्दी आना पड़ा उन्हें, एक अच्छा दिख रहे थे। मोहम्मद आमिर थोड़ा सा बेहतर दिख रहे थे। जी हां बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली सीधे हाथों में कैच गया, बल्ला भी छोड़ गया, बॉटम हैंड 100 की स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल सही, बॉटम हैंड उनका कमजोर था इसलिए आपके बल्ला हाथ से स्लिप हुआ है। बॉटम हैंड स्ट्रांग होता तो वो बल्ला नहीं सीधा गैप में जाता वो बॉल। लेकिन उसके बाद विरनदीप सिंह और यहाँ अहमद फैज ने एक बहुत बड़ी एक पार्टनरशिप यहाँ लगाई, 100 से ऊपर रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। और उसके बाद यहाँ पर यही एक पार्टनरशिप थी जो बस एक ही बेस था, जबरदस्त इनिंग इन दोनों ने खेली, रोका, टेम्परमेंट भी दिखाया। लेकिन इसी बीच में
इतना विरेंद्र सिंह अपना इतना ज़्यादा टेम्परामेंट यहाँ कहना होगा कि 46 थोड़ा सा और जा सकते थे, लेकिन अहमद फैज़ ने काफ़ी बेहतरीन इनिंग कप्तानी पारी खेली है। लेकिन और किसी प्लेयर का नीचे थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता तो ये पिच जो है वो 260 270 की है, ना कि 235 की। बिल्कुल सही कहा आपने, 70-80 तक आप यहाँ पहुंच सकते हैं। आप देखिए उसके बाद जो बैट्समैन रहे मलेशिया की 12 रन 13 रन 15 रन 22 रन 0 रन 21 रन ये हाल रहा है, और 10 15 20 रन का कंट्रीब्यूशन T20 में ज्यादा काम आ जाता है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में इतना काम ज्यादा आने वाला नहीं है, खास करके जहां पर पिच पर अच्छी बैटिंग हो रही है, रन निकल रहे हैं, लो स्कोरिंग गेम्स हो वहां ही बहुत इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन इस तरह की पिचेस में नहीं जहां पर टीयू में काफी बेहतर रन हमने देखे हैं लास्ट के कुछ मैचेस में भी। तो बस यही एक पार्टनरशिप रही, एक वक्त पे 150 के आसपास पे 2 विकेट मलेशिया, और एक लग रहा था कि एक बेहतर फिनिश कर पाएगा, लेकिन कहना होगा कि उनके बैट्समैन ने बहुत ही खराब शॉट्स खेले हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है मलेशिया को भुगतना पड़ा। जिस तरह का बेस उन्हें तैयार करके दिया था अहमद फैज और वीरेंद्र सिंह ने, वो उसका कहीं यूटिलाइज जो है वो बेहतर नहीं कर पाए। लेकिन एक भी शिकायत यहाँ पर वीरेंद्र सिंह से भी होगी, एंड एज अ ओपनर उनका आप स्ट्राइक रेट चेक करिए, एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं जरूर देखिए, बिल्कुल सही कहा बहुत ही कम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैंने गौर नहीं किया था इस चीज पे, और वाकई में बॉलिंग जब थ्रेटनिंग हो, कंडीशन बहुत ज्यादा आपके मुताबिक ना हो, तो ये स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं कि चलिए वहां पर टिके। आप 49 का स्ट्राइक रेट था। बिल्कुल, बैटिंग का विकेट है, पाटा विकेट है, सेकंड इनिंग में मालूम हो जाएगा कैसा विकेट था। वहां पर आपने इतनी ज्यादा कमजोर बैटिंग की, सिर्फ एक विकेट गिरा था आपके सामने, ऐसा नहीं कि 7-8 विकेट गिर गए थे। बिल्कुल, तो ये होता है जब आप एक T20 टीम हो और 50 ओवर के सामने, और इस तरीके की टीम आपके सामने आ जाए जो इतना ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेला हो, तो तब थोड़ा सा अपने आप को महसूस करते हैं, प्रेशर रहता ही है। और ये प्रेशर क्यों था ये भी समझ में नहीं आया है। जब हम बॉलिंग में जाएंगे तब बात करेंगे नेपाल की। थोड़ा सा आप मार सकते थे, फायदा उठा सकते थे आप सामने वाली थोड़ा सा शुरुआत में जो बॉलिंग हुई नेपाल की उसका, लेकिन शुरुआत में नेपाल की बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा भी नहीं है कि वहां से आग निकल के आ रही थी और आपका स्ट्राइक 48 का हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने बहुत लगातार वक्त से देख रहे हैं कि नेपाल के जो शुरुआती स्पेल्स जो हो रहे हैं नई बॉल से, हार्डली विकेट मिलते हैं। एक विकेट मिलता है तो फिर मिलता ही नहीं है, फिर संदीप आकर विकेट लेता है, फिर कोई और आकर स्पिनर्स आकर विकेट लेते हैं। एंड बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी कोई खतरनाक बॉलिंग सामने से नहीं आ रही थी कि आप 48 के स्ट्राइक रेट पर सेल में चले जाए। वहीं पर अहमद फैज ने भी आकर 80 के खिलाफ तो खेला, ऐसा तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह की बहुत पुअर इंटेंट और पुअर अप्रोच रहा। यार सही कहा आपने, कुछ ज्यादा प्रेशर ले लेते, लेकिन किस चीज का प्रेशर ये समझ नहीं। अब हम चलते हैं नेपाल की बॉलिंग की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट अगर हम बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट हाफ में रहा वही कहानी, सेम रिपीट रही। हमने पहले ही कहा कि अगर एशिया कप कोई टीम अगर डिसीजन आपके सामने रखे थे, ये एक दिक्कत टीम के साथ बहुत ज्यादा बनी हुई है। यहाँ पर सेकंड स्पिनर का प्रॉफिट लगातार टीम को मिल रहा है, और आज भी सेकंड स्पिनर रखने का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट टीम को मिला। लेकिन वो जो थर्ड पेसर की हम बात करते थे, अब तो चलिए सेकंड पेसर है, वो सेकंड पेसर की जो प्रोमिनेंट प्योर पेसर, ये नहीं आप गुलशन जहाँ से ओपनिंग नई बॉल उनको थमाकर उनसे कहेंगे कि आप बॉलिंग कराइए, इकोनॉमिकल रहिए, विकेट रहिए, ये कहीं ना कहीं होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको वहां पर एक प्योर पेसर की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि सोमपाल करण को हमने देखा, वो भी अपना रिदम खो रहे हैं, और सोमपाल भी जो है नई बॉल से बिल्कुल भी अब उस रिदम में नजर नहीं आ रहे जैसे वो पहले हुआ करते थे। एक आध मैच में होता समझ में आता है, लेकिन लगातार मैचेस में ये हाल हमें देखने को मिल रहा है। और ये मलेशिया सामने टीम थी, ये अलग बात है, थोड़ी और स्ट्रांग ओपोनेंट होगी, ये बहुत डेंजर साइन हो सकता है, क्योंकि हर टीम 150 पे 2 के बाद 235 पे ऑल आउट नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बॉलिंग कार्ड और एनालिसिस ऑब्वियसली देखिए, बैटिंग ऑलराउंडर अगर आप हैं, ये मैं खाली एक बात बताना चाहूंगा, जो भी क्रिकेट में है इस बार ऑलराउंडर में आ रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है तो नई बॉल से स्टार्ट कराना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप उन्हें नई बॉल दे रहे हैं किसी एक बैटिंग ऑलराउंडर को, ध्यान से सुनिएगा पहले, हवा में नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर अगर आप हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप हैं, तो पहले जरूर आ सकते हैं। जी हाँ, फर्क होता है दोनों में, बहुत ही समझने की जरूरत है। जो प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, आप बैटिंग को दे रहे हैं, तो गुलशन झा बैटिंग ऑलराउंडर है, करण केसी होते हैं जैसे कि बॉलिंग ऑलराउंडर, उसे कहते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर, वो उस लिस्ट में आ जाते हैं, ना कि ये। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, और ये होगा ही इनकंसिस्टेंसी। आप अभी क्या 50 मैच बाद भी अगर गुलशन झा को लेके आएंगे, तो वो शुरुआत में नई बॉल से ऐसी ही बॉलिंग कराएंगे। ये डेली क्रिकेट आज भी कह रहा है 50 बार मैच हो जाएंगे गुलशन झा के, तो भी यही कहेगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है, प्रॉपर नए बॉलर की जरूरत है यहाँ पर नेपाल को। अगर हम शुरुआत में बात करें, उसके बाद सेम एज स्पिनर आए, स्पिनर ने अपना कहानी चलाया, 5 विकेट लिए, स्पिनर से कोई दोहराई नहीं है। थक गए थे हम बोलते बोलते, अब स्पिनर आ गए हैं टीम में, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, संदीप ने आकर ब्रेक थ्रू दिलाया, विकेट्स नहीं गिर रहे थे, संदीप आए, उन्होंने एक विकेट निकाला, शुरू में गुलशन ने निकाला, उसके बाद विकेट की जो गाड़ी है रुक गई थी, संदीप आए, उन्होंने विकेट निकाला, और उसके बाद ललित राजवंशी ने यहाँ पर बैक टू बैक 2 विकेट्स निकाल दिए। ये होता है सेकंड प्योर स्पिनर रहने का फायदा, और ये
बहुत बार टीम को मिला भी अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप की सीरीज में और यहाँ पर भी मिला, लेकिन ये एक दिक्कत अभी भी है। ये डेविड क्रिकेट भी आपके सामने, आपको पता ही होगा, हम ये कब से चीज उठा रहे हैं कि जो ये फर्स्ट स्पेल पे जो शुरुआती ओवर्स में जो विकेट नहीं मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल या फाइनल जैसे स्टेज पर टीम को बहुत भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वहां पर मलेशिया, सिंगापुर या छोटी टीमें नहीं होंगी, वहां पर आपकी कंपेटिटिव की, आपके टक्कर की टीमें वहां पर होंगी, वहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर काम खराब कर सकता है। बाकी ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने, स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया और डेथ ओवर में आप देखिए पुरानी बॉल से फिर सोमपाल कामी ने यहाँ पर विकेट जरूर निकाला है। क्लियर समझ में आ रहा है कि शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां सोमपाल शुरू में 2-3 विकेट निकाल लिया करते थे, अब एक विकेट या फिर निकाल ही नहीं पाते, अमूमन यही देखने को मिल रहा है काफी मैचेस से। डेफिनेटली यहाँ कंसर्न है। एंड आप क्या चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके के पेसर में इंक्लूड है? कोई नाम आपके जहन में जो स्क्वाड में हो कि उनको लगातार खिलाया जाए? बिल्कुल पृथ्वी जीसी आप कह सकते हैं, क्योंकि किशोर महातो भी अच्छे इंक्लूजन होंगे, लेकिन उन पर शायद अभी इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। या चलिए पृथ्वी जीसी अगर आप साथ रख रहे हैं, टीम में रख रहे हैं, तो पृथ्वी जीसी ऑब्वियसली वो है वहां पर, एक उनको अगर मौका दिया जाए, उनको अगर लगातार से ही मौके बनते हैं। एक दो मौके से तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, उसमें लगातार मौके मिलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी जो आप करना चाहें। बिल्कुल, तो बॉलिंग एनालिसिस कहीं ना कहीं यहीं पर कंप्लीट होती है, ये कंसर्न याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब चलते हैं चेस की तरफ। चेस की तरफ अगर चले आए तो सबसे पहले फेस बाय फेस नेपाल का क्या नहीं, जरूर देखिए 2 ही फेस में ये मैच खत्म हुआ है। बहुत शानदार बैटिंग हुई है यहाँ, 61 पे 2 पहले पावर प्ले में 1 से 10 ओवर में 61 रन बनाए, 2 विकेट टीम ने गंवाए और उसके बाद 11 से 40 ओवर में ही पूरा मैच खत्म हो गया। जी हाँ, 176 रन टीम ने जोड़े और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ और टीम देखते ही देखते 36.2 ओवर में 6 विकेटों से जीतने में कामयाब रही। बिल्कुल वही अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम वैगनविल की बात करें यहाँ पर अब तो अगर सिर्फ देखें तो 115 रन यहाँ पर ऑफ साइड में बनाए हैं नेपाल ने, अगर हम देखें, और ऑन साइड में 104 रन यहाँ पर बनाए हैं। 27 बाउंड्रीज लगी है, 20 चौके और 7 छक्के। एंड इस वैगनविल को देखकर आपको क्या लगता है, किस तरह से अगर डीप जाने की कोशिश करें, रन्स बटोरे हैं नेपाल के बैट्समैन? एक्सीलेंट, आप कहेंगे जबरदस्त ये स्कोरिंग एरियाज रहे हैं और हमारे फेवरेट स्कोरिंग एरियाज हैं। अगर आप देखेंगे वी में सबसे ज्यादा खेला गया है 86 रन। बिल्कुल, तो ये बहुत खूबसूरत है कि आप बहुत अच्छे और इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमें देना होगा, अभी आगे हम जरूर देंगे। पर जबरदस्त एरियाज में आपने रन किए। सबसे बेहतरीन एरियाज होते हैं रन करने के लिए वी, कवर एरिया, बैकवर्ड पॉइंट या पॉइंट का एरिया शानदार होता है। ये एरिया सबसे प्रेफर किया जाता है जो बैट्समैन होते हैं। कमाल का खेल है, ये सबसे बेहतरीन रहा है नेपाल के बैट्समैन की। बिल्कुल, तो ये वैगनविल देखकर कहीं ना कहीं डेफिनेटली खुशी हुई है कि आप जिस एरियाज में रन्स किए हैं, जिस एरियाज को टारगेट किया है, डेफिनेटली एकदम क्लास प्रोफेशनल 50 ओवर क्रिकेट वाले एरिया जिसे आप कह सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। कटवट लग के चौके चले जाना, वो लगता है 4 रन बटोर लिए, लेकिन मन में रहता है यार ये तो कट से गया था। एक क्लिनिकल शॉट खेलना तो लगता है वाह यार ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। यही शॉट कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं वो कटवट वाले, अमूमन तभी काम आते हैं जब 10-15 रन बचे हो, मैच जीतता हूं तो कुछ भी चलता है। खैर, अब यहाँ बात करते हैं बैटिंग कंट्रीब्यूशन की। कुशल और आसिफ यहाँ ओपनिंग करने के लिए आए। आसिफ आज बिल्कुल भी चले नहीं। चलिए, एक मैच हुआ है, कॉटन बोल्ड हुए यहाँ पर, बॉडी के बहुत क्लोज रखी थी, बॉल भी अच्छी थी, बॉल की हाइट अच्छी थी और बॉडी के बहुत क्लोज थी। तो आसिफ को कहीं ना कहीं ये समझ में दिक्कत हुई कि मैं इसे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, रूम नहीं मिला कि मैं इस पे शॉट लूं या फिर मैं इसे लीव करूं, वो सी एडजस्टमेंट से रह गए। लेकिन जो हाइट थी वो बहुत शानदार थी और जो सामने से बॉलर इरफान थे उनकी भी हाइट है, तो उसका भी फायदा मिला। तो चलिए, यहाँ पर आपको इस विकेट का जो क्रेडिट है वो बॉलर को देना होगा, उन्होंने बहुत अच्छे लेंथ पर और बॉडी के क्लोज बॉल रखी थी। उसके बाद यार कुशल बुर्तन यहाँ पर आए, उन्होंने तेज तरार 38 रन यहाँ पर जरूर किए। बॉलर्स ने बखूबी उनका साथ दिया। एक विकेट जल्दी मिलने के बावजूद भी लेग साइड में बॉल, शॉर्ट बॉल लेग साइड की तरफ जा रही है, बॉलें खराब। इरफान ने फिर उसको 2-3 ओवर बाद लगातार एक ओवर में 3-3 वाइड्स, बहुत ही पुअर लेंथ वाली बॉलिंग हुई है। लेकिन वहां पर भी आखिर कुशल गुरतेज ने एक अटैकिंग इनिंग जरूर खेली है। और उसके साथ साथ आज यहाँ पर फाइनली थैंक यू सो मच मॉन्टी देसाई सर और कैप्टन रोहित की, आप फाइनली समझे तो सही कि कुशल मल्ला जो है वो वन डाउन के प्लेयर नहीं है। आपने ट्राई किया, वहां पर वो लगातार फ्लॉप हुई, उनका एवरेज भी गिर रहा था, वापस से अपने डाउन पर आए। देखिए आज उन्होंने क्या स्कोर्स किए हैं। भीम, रोहित, कुशल, इनकी इनिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करें? वाकई है, फिर बैक टू वर्क आ गए हैं कुशल मल्ला अपने वापस में और भीम को यहाँ लाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला है यहाँ कप्तान और कोच ने। यहाँ पर एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो ऐसा, मुझे तो इतना कोई याद नहीं है अभी जितना क्रिकेट मैंने देखा है, उतना मुझे याद नहीं आता कि ऐसे 120-130 का स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर वनडे में आके वन डाउन में बल्लेबाजी कर रहा हो। क्रिकेट में तो मैंने देखा नहीं है ऐसा। T20 क्रिकेट में आप देखें तो वहां पर आपको मिल जाएगा, कभी भी मिल सकता है। लेकिन वनडे में 120, 25, 30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज वन डाउन आए, आई एम सॉरी, या तो ओपनिंग आएगा या 5 विकेट
के बाद आएगा वो बल्लेबाज, या 3 विकेट के बाद भी ठीक है। बिल्कुल 50 ओवर में आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा, माफ कीजिएगा। लेकिन आज भीम शार्की को भेज के बहुत कमाल का एक माइंड यहाँ रखा है, जबरदस्त प्लान बताया और भीम शार्की यहाँ आए और जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है, कमाल की इनिंग, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड मैं आप से पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर 98 बॉल्स, लगभग 100 बॉल आप गिन लीजिए, 2 बॉल ही कम थी, 71 रन, 72 का स्ट्राइक रेट, क्या बेहतरीन ये इनिंग खेली है। और ये एक प्रॉपर वन डाउन प्लेयर की इनिंग होती है कहीं ना कहीं, जो बहुत टाइम से वन डाउन की तरफ से आ ही नहीं रही थी। आप देखिए वन डाउन की तरफ से कब आई है, ज्ञानेंद्र बल्ला वहां रहा करते थे अमूमन, उनके बल्ले से नजर निकल रहे थे। एक बार शायद उन्होंने कभी 60 मारा था, उसके बाद फिर वो खाली, फिर कुशल को वहां ट्राई किया गया, वो कि एक ब्लंडर था, वो नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाए, वो खाली काफी वक्त बाद यहाँ वन डाउन पे स्कोर आया है, अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और इस डाउन पे ऐसी बल्लेबाजी चाहिए, 1-2 ये ऐसी पोजीशन है जहां पर आपको एक ऐसे प्लेयर चाहिए जो मैच 35, 40, 45 ओवर तक वो बल्लेबाजी करके जाए, बिल्कुल ऐसे प्लेयर चाहिए आपको यहाँ पर। और ये दो वाकई में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, भीम ने क्या इनिंग बिल्डअप की है, पार्टनरशिप की, दो पार्टनरशिप लगाई उन्होंने, और रोहित ने एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी। मैं अभी भी हैरानी रहता हूँ, रोहित किसी भी कंडीशन में हो वो उनका स्ट्राइक रेट नहीं गिरता, ये सबसे एक बड़ी क्वालिटी उनके अंदर है, उनका स्ट्राइक रेट नहीं गिरेगा। 10 रन भी मारे होंगे ना तो आप देखेंगे वहां 90 या 100 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, ये क्वालिटी है उनकी, ये उनके एक बेहतरीन उनका एक टैलेंट एक है जो अंदर से ही है, उनके बॉर्न टैलेंट आप जिसे कह सकते हैं। होते हैं कुछ बैट्समैन ऐसे जो 95, 90, 85 के स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी करते हैं, और बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज भीम ने भी, रोहित ने जिस तरीके से एक विकेट गिरे और पार्टनरशिप लेके गए। एग्जैक्टली यही चाहिए आपसे कि आप इनिंग को लास्ट तक लेके जाएं, जब मैच जा रहा है कामली जिस तरीके से आज आप लेके आए हैं। बिल्कुल, आपको बताया 71 रन भीम ने मारे हैं, 20 रन बाउंड्रीज से आए हैं, चौकों से, उसके अलावा 51 रन यानी हाफ सेंचुरी उन्होंने भाग कर ली है। ये बेहतरीन इनिंग कहीं ना कहीं रही है, ये बहुत ही ज्यादा हाई रेटेड इनिंग यहाँ पर रहेगी डेफिनेटली की नजर में, बाकी जिसको जैसा सोचना हो, लेकिन ये इनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर रही है। खैर उसके बाद रोहित पटोले का और बाकी बचा कुचा काम जो है वो कुशल मल्ला उस डाउन पे आकर कर ही रहे थे, जबरदस्ती उन्हें खींच कर वन डाउन का प्लेयर बनाने की कोशिश की गई, जो 10 बार में एक बार चल जाते तो लोगों को लगता है कि वन डाउन चल तो गए, लेकिन 9 बार की भी बात आपको करनी चाहिए। वापस से अपने डाउन पर आए और मलेशिया के बॉलर्स ने काफी हेल्प किया और लेंथ बॉलिंग ताबड़तोड़, कुछ शॉट्स उनके बेहतरीन थे और अच्छी थी, फिर भी उन्होंने जबरदस्त शॉट खेला और ताबड़तोड़ इनिंग खेल कर आयन मैच को वहां पर खत्म कर दिया। नहीं बिल्कुल सही, और बहुत बेहतरीन था, क्योंकि वन डाउन का ही एक प्रॉब्लम था एक्चुअली में। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस टूर्नामेंट पे, अभी हमें आगे और देखना है। जी हाँ, एक चीज यहाँ पर क्रिकेट और करना चाहेगा भीम शार्की को, अभी हमें और अच्छे ओपोनेंट्स के खिलाफ भी यहाँ देखना, बिल्कुल सही, जरूर देखना। ये सिर्फ आज के डेट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक टेम्परामेंट जो चाहिए वो एग्जैक्टली यही, वो यही टेम्परामेंट चाहिए। 175 वाला टेम्परामेंट नहीं चाहिए जो कुशल मल्ला अभी 175 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके गए, वो वहां सूट करेगा जहां वो आए थे। जी हाँ, ये चीज ठीक है। वहां पर रोहित और भीम शार्की की जो एक इंटेंट था, एक स्ट्राइक रेट था, वो बेहतर है, उसी के साथ वहां बल्लेबाजी करनी होगी। दीपेंद्र को आपने भेजा, कोई इसमें शक नहीं, और शानदार जीत यहाँ पर नेपाल ने दर्ज की। बिल्कुल, दीपेंद्र का ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक था, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रन जीत चुके थे, ऑलरेडी फॉर्मेलिटी किसी को नहीं भेजते। एंड बॉलिंग की यहाँ बात की जाए मलेशिया की, अगर डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा खराब रही है। लेंथ की बात करें, मुझे लगता है कि, और वही हमने से पहले ही कहा था मैच शुरू में, आपने सुना होगा कि हमने कहा था कि अगर आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए, तो फिर वो समय, तो फिर आप मैच से अपने आप को बाहर ही समझिए। जब बॉलिंग कराने के लिए टीम आई, एक विकेट जल्दी मिलने के बावजूद भी जो अप्रोच था बॉलर्स का और कैप्टन का, तो बहुत ज्यादा ढीला था। यहाँ पर कहना, कैप्टन ने कैप्टनसी इनिंग जरूर खेली, लेकिन कैप्टनसी में यहाँ चूक हुई है। बॉलर्स का जो लेंथ में, जिस लेंथ पे वो पकड़ के डालना होना चाहिए था, वो डाल नहीं पाए। मुझे हैरानी इस बात की है कि फितरी शम को अहमद फैज ने ओवर नहीं दिए। जी हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है। फितरी शम उनके बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, एक क्वालिटी अगर आप कहेंगे बॉलर है वो, उनको ओवर नहीं दिए, ये समझ में नहीं आया। सिर्फ 12 रन पड़ गए इसलिए, ऐसे तो बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं। और वो है, वो खुद ही तो कप्तानी कर चुके हैं, कई सालों से कप्तानी कर रहे हैं मलेशिया की। ये थोड़ा समझ से परे, 9 बॉलर आपने इस्तेमाल कर लिए, ये अजीब सा है। यही कहानी बताता है यहाँ की बॉलर्स की क्या हालत रही है। ये बहुत अजीब है। आप अगर 4-5 बॉलर पे भरोसा करते तो जरूर ये मैच 45 ओवर तक चला जाता। जी हाँ, जरूर जाता। अगर आप भरोसा करते, जब आप बॉलर्स को यकीन दिखाते हैं तो वो भी आपको पेड ऑफ करते हैं कि चलिए कप्तान हम पर यकीन दिखा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा बेहतर करें। आप मार खा रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, फिर मार खा रहे हैं, 9 रन 10 रन दे दिए तो आप हटो यार, अभी थोड़ा सा हटो, बाद में आना, तरह 3-4 ओवर बाद, तो इससे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं।
नौ बॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बैट्समैन है उनको जबरदस्ती बॉलिंग करा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे कुछ एनालाइज करने के लिए भी नहीं बचता है। जब आप 9 बॉलर इस्तेमाल कर रहे हो, फित्रिशन जैसे बॉलर बचे हुए हैं, खड़े के खड़े ही हैं ग्राउंड में, तो क्या ओपनिंग कराने के लिए लेके आए थे क्या आप उनसे? ये बड़ा अजीब है, बैटिंग में ओपनिंग कह रहा हूँ मैं, अजीब सा लगा। ये कौन सी कप्तानी नजर आई, समझ में नहीं आया। 236 का टारगेट है बोर्ड पर, अच्छा स्कोर लगा हुआ है, आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब लगा देखने में। कौन सी कप्तानी है, थोड़ा सुनेंगे जब बाद में कभी तो बेहतर होगा, आखिर क्या कहा होगा। बिल्कुल सही कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि कैप्टन इनिंग जरूर खेली लेकिन बहुत ब्लंडर कैप्टनसी यहाँ पर हुई है, वो क्लियर नजर आया। विकेट कीपर और खुद कप्तान छोड़कर बाकी सबने बॉलिंग करा दी, वहीं पता चल रहा था कि बॉलर्स कितना स्ट्रगल कर रहे थे और जबरदस्ती का स्ट्रगल था, क्योंकि आपको यहाँ पर कैप्टनसी से हेल्प चाहिए था, कुछ प्लान्स चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी आपने हथियार डाल दिया, और वो हथियार जब आपने डाले वो नजर आ रहा था जब कुशल गुर्तेल ने 30-35 में पहुंच गए थे और लगभग 40-45 में भी एक विकेट था नेपाल का, तब लग रहा था कि बस अभी हथियार डाल दिया मलेशिया ने, जबकि अभी भी आपके पास 180-90 रन के आसपास थे। तो बहुत ही पुअर था, सही कहा आपने, मलेशिया की बॉलिंग में एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कैप्टनसी और अप्रोच जो है बॉलर से वो बहुत ही ज्यादा पुअर रही है। तो इसी के साथ नेपाल ने इस मैच को यहाँ पर कंप्लीट किया, क्लीन किया और इस जीत के साथ शुरुआत की है नेपाल ने अपनी जीत से। उधर हांगकांग ने भी एक जबरदस्त जीत यहाँ पर दर्ज की है और उनके जो फैब 4 बैट्समैन है उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली। बाबर आजम की आज सेंचुरी आई, एससी प्रीमियर कप के पहले सेंचुरियन वो बन गए, और जैसे कि उन बैट्समैन से उम्मीद थी ऐसे ही उन्होंने किया। बस अब देखना है जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता है किस तरह से इन टीम्स की बैटिंग और परफॉर्मेंसेस होती है। कल भी 2 बहुत ही दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं, उसकी भी सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। कम्युनिटी चेक करना मत भूलिएगा। प्लीज एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। जैसे हमने आपके सामने पहले ही कहा है कि डेली क्रिकेट में एनालिसिस आपको वो नहीं मिलेगा कि कोई टीम जीती है सीधा वो चिपका दो, अच्छा खेले, ये खेले, वो खेले, चलो भाई हो गया 20 मिनट का वीडियो। आपके सामने वो फैक्टर्स हम रखने की कोशिश करते हैं कि जो जीत में शायद आपके माइंड में ना आए, लेकिन वो एनालिसिस है, फैक्ट्स है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो बड़ी टीमें जब सामने होंगी तब ज्यादा वो चीजें उभर कर आएंगी, तब कम से कम आप ये कह सकते हैं कि नहीं डेलीब्रेट ये चीजें कहीं तो थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं पुराने, उन सबसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।